नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हाल ही में तांबे की एक अनूठी कंघी और मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जो इसे एक नया प्रमुख केंद्र बनाते हैं। इसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक अनूठी कंघी और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल से, कहाँ से? राखीगढ़ी स्थल से तांबे की एक अनूठी कंघी और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। साथियों, राखीगढ़ी यह हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, और जो सिनौली है यह उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पहली बार दक्षिण भारतीय राज्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में पहली बार दक्षिण भारतीय राज्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में, ठीक है, द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का एक स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान असम में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। इससे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के दौरान असम में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मनीराम दत्त के द्वारा असम में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया गया है। इससे पूछा गया कि सामान्य नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश अनुच्छेद 44 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 44 के तहत सामान्य नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, जो खगोलीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि डार्क स्काई रिजर्व है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो डार्क स्काई रिजर्व यह लद्दाख हेनिले है। ठीक है, लद्दाख में स्थापित किया गया। इसका नाम हेनिले डार्क स्काई रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे समांतर स्थित है। इससे पूछा गया कि कौन सी जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे समांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे समांतर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की अमरावती, अर्कवती, भवानी और कामिनी नदियां निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं। इससे पूछा गया कि भारत की अमरावती, अर्कवती और भवानी और काबिनी नदियां जो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। इससे पूछा गया कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पूछा गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, कौन से? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ
मौजूद हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। पूछा गया कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों मौजूद हों तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों मौजूद हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में किन नियमों का अपवाद मानी जाती हैं। पूछा गया कि जो गिफिन वस्तुएं हैं और अर्थशास्त्र में किन नियमों का अपवाद मानी जाती हैं। तो गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र में मांग के नियमों का अपवाद मानी जाती हैं। ठीक है, मांग के नियमों का अपवाद मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण और समीक्षा किसके द्वारा की जाती है। पूछा गया कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण और समीक्षा जो किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण है जो आरबीआई या रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। साथियों, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यदि हम बात करें आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जो मौद्रिक नीति है इसका निर्धारण रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछा गया कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा जो यह 4 गुनी हो जाएगी। कितनी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। साथियों, समुद्र की गहराई मापने या पानी में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें हम किस प्रकार की तरंग का उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। किसका? अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर संचार में किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार को किस समूह में रखा गया है। पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार को किस समूह में रखा गया है। तो हैलोजन परिवार को समूह 17 में रखा गया है। किस समूह में? समूह 17 में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के अलावा किस गैस का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। पूछा गया कि पानी के कीटाणुओं को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के अलावा किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के अलावा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंक या बिच्छू के बालों में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिससे जलन होती है। पूछा गया कि बिच्छू के डंक और चींटी के डंक और बिच्छू के बालों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और बिच्छू के बालों में मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, वह पाया जाता है जिससे वे काटती हैं तो हमारे शरीर में जलन पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है। इससे पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है जो इसे विशिष्ट बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है कहाँ से स्रावित होता है। इसे पूछा गया कि मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है कहाँ से स्रावित होता है।
तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो ये मानव शरीर के गुर्दे से स्रावित होता है। कहाँ से? गुर्दे या किडनी से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पूछा गया कि पौधों में पानी और खनिज लवणों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पानी और खनिज लवणों का परिवहन जड़ों से जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किस द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा पानी और खनिज लवण पौधों के पत्तियों तक या विभिन्न भाग तक पहुंचाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है? पूछा गया कि कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा है जो कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है? तो वोलेटाइल मेमोरी है वह है रैम। ठीक है, रैम का डेटा है जो कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल IPv6 का एड्रेस साइज कितने बिट का होता है? तो पूछा गया कि IPv6 का एड्रेस साइज है वो कितने बिट का होता है? तो प्रोटोकॉल IPv6 का एड्रेस साइज 64 बिट का होता है। कितने? 64 बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम कंप्यूटिंग किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पूछा गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग है वो किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम सुपरपोजिशन और स्टेग लिमिट सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? क्वांटम सुपरपोजिशन और स्टेग लिमिट सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च सम्मान गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को हम और किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बैंक का मुख्यालय या ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। कहाँ पर? शंघाई चीन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक गुलामगिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? पूछा गया कि गुलामगिरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पूछा गया कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस से डेविस कप संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल में अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय फिडे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया कि शतरंज खेल में अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय फिडे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फिडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में प्रतीक चिन्ह में ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो पूछा गया कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में जो पीला रंग है वो किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो पीला रंग एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।